कोई कोई सितम ज़रीफ़ी दिलनशी भी होती है और उम्मीद अफ़ज़ा भी। इस वक्त अमरीका के तूल अर्ज़ में इसी तरह की सितम ज़रीफ़ी का मुज़ाहरा हो रहा है। अमरीका में मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी में तलबा व तालिबात एहतिजाज पर आमादा हैं। एक तरफ हुक्मरान उस इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं जो फ़िलिस्तीनियों के साथ नस्लकुशी में मुलव्वस है, वहीं दूसरी जानिब उसी मुल्क के तलबा व तालिबात अपनी ही हुकूमत के साथ मोर्चा लेने को तैयार हैं। आखिर गज़ा में क्या हो रहा है, अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ में एहतिजाज क्यों हो रहा है, आज इसी मौजू पर हम बात करेंगे बियॉन्ड बॉर्डर्स में। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर हिस्टोरियन और सियासी तजज़िया नगार, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट जनाब अमरीश मिश्रा साहब, जो कि गज़ा इशू के ऊपर एक अथॉरिटी माने जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमरीश सर, शुरुआत यहाँ से करेंगे कि 200 दिन से ज़्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक कहीं सीज़ फायर की कोई सिचुएशन नज़र नहीं आती है। हज़ारों लोग जो है जाँ बहक हो चुके हैं। तो ये जो फ़िलहाल जो रिसेंट सिचुएशन है, इसको किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, अभी जो पूरी सिचुएशन है वो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के पक्ष। पैलेस्टाइन का जो इशू है, गाजा का इशू, इस समय दुनिया का नंबर 1 इशू तस बना हुआ है। जी। इजराइल ने कहा था कि 7 अक्टूबर के बाद हम गाजा के अंदर जाएंगे और 2 ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव था हमास को खत्म करना, दूसरा ऑब्जेक्टिव था होस्टेजेस को छुड़ाना। दोनों ही होस्टेजेस में इजराइल पूरी तरह नाकाम रहा है। हमास को खत्म करने की बात तो दूर, 1 इंच भी गाजा की जमीन, केवल वो जो एक जगह नेतजरी में एक्सेस बनाया हुआ है नॉर्थ गाजा में, वहां पर कुछ थोड़े बहुत इजरायली फौजें रह गई हैं। अदरवाइज पूरी आईडीएफ, पूरी की पूरी आईडीएफ 6 बटालियन, 2 ब्रिगेड्स, ये सब वापस हो गई हैं। कुछ चंद इजरायली सोल्जर्स बचे हैं वहां पर, और वो भी कब तक रहेंगे पता नहीं। आज की तो स्थिति ये है कि इजराइल ने बहुत सारे कारणों से, अंतर्राष्ट्रीय कारण और राष्ट्रीय कारण, मतलब ये तो अंदरूनी हालात है, उसकी वजह से बमबारी उसकी आधी से भी कम हो गई। तो हवाई बमबारी अभी कर रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन अगर पहले रोज जो मारे जाने लोगों की संख्या करीब 40 से 50 या कभी कभी 100 क्रॉस कर जाती थी, अभी जो है वो 3 से 4 या 5 इस तरह की सिचुएशन है। और अमेरिका ने ये इजराइल से कह दिया है कि राफा में इन्वेजन जो अगर तुम करोगे तो मुझे पहले ब्लूप्रिंट दिखाओ। तो ब्लूप्रिंट अभी तक नेतन्याहू ने दिखाया नहीं है, और इसके प्रति मुझे लगता है नेतन्याहू बहुत गंभीर नहीं है। फिर भी राफा पे कोई भी हमला हो सकता है, उसका भी भाई कोई दुनिया को मीडिया इस रूप में दिखा रहा है कि राफा पे हमला कोई सिचुएशन चेंज कर देगा। कोई सिचुएशन नहीं चेंज करेगा, क्योंकि उस पे हमला हमास के लिए वैसे ही है जैसे आप बाकी जगह पे कर रहे हैं। उसके लिए कोई खास बात राफा नहीं, सिवाय इसके कि सिविलियंस हैं, लेकिन सिविलियंस को भी प्रोटेक्ट करने का एक स्पेशल उन्होंने तरीका ईजाद किया है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण यहाँ पर आ रही है कि अमेरिका के 1000 सैनिक गाजा की तरफ चल चुके हैं। उनके लिए स्पेशल हार्बर बनाया जा रहा है, एक स्पेशल बंदरगाह उनके लिए बनाया जा रहा है, $320 मिलियन का। और अमेरिका के संसद में उसको लेके बवाल मचा हुआ है। कल ही रिपब्लिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, आई थिंक मैट गेट्स उनका नाम था, उन्होंने डिफेंस सेक्रेटरी ऑस्टिन से जो पूछा कि ये जो फौज आप भेज रहे हैं इसका काम क्या है, मतलब इसके पास हथियार रहेंगे? उन्होंने कहा हाँ, हथियार रहेंगे। तो उन्होंने कहा अगर हथियार रहेंगे तो अगर उन पे फायर हुआ वो अगर तो क्योंकि बाइडेन ने कहा था कि नो अमेरिकन बूट्स ऑन गाजा सॉइल, ये कोई अमेरिका के जो बूट्स हैं वो गाजा के सॉइल पे नहीं पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि आपने तो ये कहा है, लेकिन अगर किसी ने फायर किया तो क्या वो फायर रिटर्न करेंगे? तो उन्होंने कहा हाँ, वो फायर रिटर्न करेंगे, वो तो सैनिक हैं। तो बात खुल गई, बात खुद ही उन्होंने खोल दी कि ये जो सैनिक हैं एक्चुअली ये सब बेकार की बातें हैं। नो बूट्स ऑन गाजा, ये जा रहे हैं इजराइल की सैन्य मदद करने, ये एड देने नहीं जा रहे। वैसे कहने को तो ये जो शिप आ रही है अमेरिका की, उसके लिए एक आर्टिफिशियल हार्बर बन रहा है, वो 22 लाख लोगों का खाना हफ्तों लोगों को खिला सकती है ये अमेरिका। लेकिन 1000 अगर एड भेजनी थी तो आप एक एड वर्कर्स भेजते, 1000 हथियारबंद सैनिक भेजने की क्या जरूरत थी? और आपने पूरी जो वहां की प्रोसेस है वहां पर रेजिस्टेंस ने साफ कह दिया है, कोई भी अगर दूसरे देश का कोई भी सिपाही हमें दिख गया
हम गोली चला। जी अमरीश जी, जैसे कि और ये बात तो आपने बिल्कुल जी जी जी, ये बात तो आपने वाज़ेह कर दी कि जो इज़राइल के जो हदफ थे, जो टारगेट थे, चाहे वो होस्टेजेस की को रिहा कराना हो या हमास का मुकम्मल ख़ात्मा हो, वो दोनों ही कामयाब नहीं हो पाए। यानी इसका मतलब ये है कि इज़राइल इस जंग में देखा जाए तो नाकाम हो चुका है। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि 200 दिन के बाद भी हमास, जो कहीं भी ताकत के मामले में इस्राइली फ़ोर्स का मुकाबला नहीं कर सकता अगर देखा जाए, लेकिन वो अभी भी उनके साथ किसी भी हद तक फ़ाइट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि हु इज़ द ड्राइविंग फोर्स? हमास को ये ताकत कहाँ से मिल रही है? हमास की ताकत खुद की बनाई हुई। हुँ, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जी, वियतनाम जो वॉर हो रही थी, जिसमें अमेरिका के 58,000 लोग मारे गए जी, और अमेरिका को पीछे हटना पड़ा, जी, वो भी तो ऐसे ही शुरू हुई थी ना कि जो साउथ बिल्कुल। वियतनाम नॉर्थ वियतनाम में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, साउथ वियतनाम में प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट थी, और हुँ, जब नॉर्थ वियतनाम से जब हो ची मिन जो नेता थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम के, जब उनकी फोर्सेस साउथ की तरफ बढ़ी, अमेरिका को लगा कि साउथ कम्बैट नहीं कर पाएगा, तो अमेरिका सीधे सीधे ये तो कुछ भी अभी तो अमेरिका सीधे आया नहीं है। और उसके बाद इजराइल को मैं अमेरिका का लठैत मानता हूँ, तो वो तो चलिए अमेरिका की तरह ही है, लेकिन वियतनाम वॉर में यूएस सीधे आया था, और सीधे आने पे किसी ने उम्मीद नहीं की, किसी ने उम्मीद नहीं की थी 1968-69 उस दौर में कि वियतनाम वॉर अमेरिका हार जाएगा। अमेरिका के पास 10 टाइम्स ज्यादा वेपन्स थे, टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी थी, बिल्कुल वही चीजें जो इजराइल के पास इस समय है और जो सब पे लोग हैं 7 अक्टूबर। तो वियतनामीज कम्युनिस्ट पार्टी के पास वहां भी टनल वॉरफेयर, टनल्स अभी भी आप जाइए वियतनाम जाइए तो एज अ टूरिस्ट वो आपको ले जाते हैं टनल्स दिखाने, जहां पर किस तरीके से अमेरिका से वो लड़े। और हमास की मेन ताकत खुद की बनाई हुई है, वो ईरान द्वारा एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो है, जिसका ईरान लीडर है, उससे जुड़ा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिजबुल्लाह से जुड़ा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। यमन से जुड़ा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ईरान से जुड़ा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ईरान के पीछे रशिया और चाइना है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन जो हथियार इस्तेमाल कर रहा है हमास, वो सब उसके अंडरग्राउंड फैक्ट्री में बने। जितने भी हथियार, चाहे गॉल राइफल हो, चाहे रजूम मिसाइल्स हो, चाहे अल यासीन शेल्स हो, ये सारे आप सोचिए, एक जो इजरायली जो एमिनेशन है, एक जो इजरायली जो उनका शेल है, जो उनकी आर्टिलरी फायर करती है, वो $8,000 का है। हमास जो फायर करता है वो $200। ठीक। और आज ये साबित हो गया कि $200 $8,000 पे भारी पड़ गया। तो ये देखिए, जो हमास ने टनल वॉरफेयर लड़ी, ये इजराइल को नहीं समझ में आई, ये इसके लिए वो तैयार नहीं था। वो मान नहीं रहे हैं, लेकिन अब तो मान रहे हैं। अब तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमास ने मिलिटरीली इजराइल जैसी बड़ी ताकत को हरा दिया है, और वो कॉम्बिनेशन ऑफ गुरिल्ला टैक्टिक्स एंड टनल वॉरफेयर, ये जो पूरी एक वो है। और हमास की जो 80% फोर्स, 80% केवल हमास की, और हमास के अलावा कम से कम 5-6 पैलेस्टीनियन फैक्शंस और हैं जो वेस्ट बैंक में लड़ रहे हैं, गाजा में भी लड़ रहे हैं, कम से कम 5 और हैं। PFLP है, DFLP है, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद है, मुजाहिदीन ब्रिगेड्स हैं, बहुत सारे सारे लोग जो यूनाइटेड हैं। तो 1 लाख फाइटर्स गाजा के अंदर अभी बदस्तूर बने। अब आप सोचिए, ये स्थिति है कि आपकी सारी फौज हट गई, 1 लाख फाइटर बचे हुए हैं, और वहां पर जो भी कमी पड़ती है तो वेस्ट बैंक से आ जाते हैं तुरंत। हाँ, तो पूरी सिचुएशन है कि ग्राउंड पे पूरी तरह से फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस का कब्जा है। जी अमरीश जी, अगर हम बात करें इसराइल के सबसे बड़े हिमायती की, सबसे बड़े हामी की, यानी अमेरिका की, वहाँ पर जो राय आम्मा है वो क्यों मुखालिफ होती हुई दिखाई दे रही है? अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ को आप देखें, बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स एहतजाज करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आखिर पब्लिक ओपिनियन कैसे चेंज होता जा रहा है अमेरिका के अंदर? जबकि वहाँ अमेरिका में जी जबकि वहाँ पर तो एक खासी तादाद में जो यहूदी हैं वो की पोजीशंस पर हैं। नहीं, तो देखिए, यहूदियों की पोजीशंस पे होने से क्या हुआ, ग्राउंड पे तो पूरी जो सिचुएशन है वो बिल्कुल पलट गई है। जी। और वियतनाम वॉर के समय भी आपको बताएं, स्टूडेंट्स ने जबरदस्त विद्रोह किया था, यहाँ तक कि वहां तो 1971 में कैंट वहां पर कैंट स्टेट यूनिवर्सिटी है, जहाँ गोली चली थी, 4 छात्र मारे गए और नेशनल गार्ड्स बुलाए थे, सब कुछ किया था, जैसे अभी हो रहा है बिल्कुल वैसे ही। जी। और
उस समय स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था अमेरिका की हार में। आज की स्थिति यह है कि जबकि अमेरिका का कंट्रोल बढ़ गया है, अब ये 1970 नहीं है, ये 2024 है। अमेरिका का एक छत्र राज है। उस समय सोवियत यूनियन हुआ करता था। अभी उस तरह से सोवियत यूनियन उतना पावरफुल नहीं है, रशिया पावरफुल है, लेकिन उतना वो सोवियत यूनियन वाली बात तो नहीं है ना। तो सारी चीजें अमेरिका के पक्ष में है, लेकिन जो जनता है, जो वहां के स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत बुरी मार इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटलिज्म की झेल रहे हैं। और अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो पूरी डूबी हुई इकोनॉमी है, और वहां पर एक बड़ा रिजेंटमेंट है। इसलिए देखिए, ट्रंप को भी वो लोग चुन के लाए थे, फिर उसके बाद बाइडेन आ गए, अभी फिर से ट्रंप की एक पूरी सिचुएशन बन रही है। तो वहां की जो जनता है वो इस युद्ध के खिलाफ जनता। आज मैं आपको चौंका देने वाली बात बताऊं तो आज का डेवलप कि अमेरिका ने नया कानून, अभी ये बहुत दिनों से बात हो रही थी, नया कानून पास किया है कि इजराइल के विरोध का मतलब एंटी सेमिटिज्म हो, और एंटी सेमिटिज्म जो है बैंड है वहां पर। उन्होंने इजराइल के विरोध को एंटी सेमिटिज्म से जोड़ दिया। और सुनिए, वो बाइबल के हिस्से जिसमें यहूदियों के खिलाफ कुछ कहा गया वो बैन कर दिया। कुरान के जो हिस्से जिसमें यहूदियों के खिलाफ दिया वो आप नहीं उसके बारे में बात कर सकते। अब ये देखिए, ये तो आत्मघाती कदम है। ये तो मतलब सीधी बात है कि ट्रंप के लिए आप रास्ता साफ कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में एक बाइबल बेल्ट है जो जिताती है हमेशा, जो मिडिल अमेरिका है, ये न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस को छोड़ के, जिसको बाइबल बेल्ट ही कहते हैं। आप उनमें क्या संदेश दे रहे हैं? आप बाइबल को बैन कर रहे हैं इसकी वजह से कि बाइबल में कुछ एंटी, और आप इजरायली प्रोटेस्ट को, जो सेकुलर हैं, जो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बहुत सारे ज्यूज इन प्रोटेस्ट में हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा ज्यूज का ज़ायनिज्म के खिलाफ है। इजराइल की जो आइडियोलॉजी है ज़ायनिज्म जो निकली, जैसे यहाँ पर जो हिंदुत्व है वो निकला तो है, तो हिंदू सनातन धर्म से, लेकिन उससे अलग। और आपने देखा शंकराचार्यों ने राम मंदिर को, जो राम मंदिर में जो 22 जनवरी वाला जो इवेंट था उसको बॉयकॉट किया चारों शंकराचार्यों ने। तो उसी तरह से क्योंकि हिंदू नहीं है, हिंदुत्व सनातनी हिंदू नहीं है, तो वैसे ही ज़ायनिज्म वहां के ज्यूज मानते हैं कि वो सही मायने में कोई रिलीजन नहीं है, ये तो एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है जो ये लोग अपना चला रहे हैं। ये, लेकिन आप डेस्परेशन देखिए अमेरिका, इजरायली लॉबी अपना कितना पैसा लगा रही है वहां पर। अमेरिका को वो कंट्रोल करती है, सब लोग जानते हैं, लेकिन इस हद तक कंट्रोल करती है ये कोई नहीं जानता था। एक और बात मैं आपको बताऊं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं अमेरिका में, 50 के लगभग स्टेट्स हैं, और उन स्टेट्स में एक स्टेट में कम से कम 8-8, 10-10 यूनिवर्सिटीज हैं। तो अभी इस समय 100 के ऊपर यूनिवर्सिटीज में आंदोलन चल रहा है। स्टूडेंट्स ऑक्यूपाई कर ले रहे हैं कैंपसेस, और क्या डिमांड कर रहे हैं कि एक तो एंड गाजा जेनोसाइड, फ्री पैलेस्टाइन, और तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो दुनिया की जनता को पता नहीं थी, ये सारी यूनिवर्सिटीज जो अमेरिका की बड़ी बड़ी, हार्वर्ड, और जिसका प्रधानमंत्री मोदी भी बोल देते हैं हार्वर्ड वर्सेस हार्डवर्क, जेल, स्टैनफोर्ड, जिसमें मरे जाते हैं भारतीय जाने के लिए, ये सारे गुनाह में लिप्त यूनिवर्सिटीज हैं। और छात्र यही कह रहे हैं कि तुम लोग इजराइल में इन्वेस्ट करते हो, इसलिए आप वहां पर एक डिमांड है डाइवेस्टमेंट। वहां पर सारे छात्र ये डिमांड कर रहे हैं कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, इजरायली एंटिटीज में जो इन्वेस्टमेंट है इनके, ये वहां से जो इनका निवेश है, जो इन्वेस्टमेंट है वो हटाएं, उसको डिसइन्वेस्ट करें। जी अमरीश जी, जैसे कहा जाता है कि अमेरिका के अंदर जो है जमहूरियत की, अमेरिका के अंदर कहा जाए शहरी हुकूक की, और अमेरिका के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जड़ें काफ़ी गहरी हैं, और शायद इसीलिए प्रोटेस्ट भी हो रहे थे। लेकिन अगर उसको आप एंटी सेमिटिज्म करार दे रहे हैं, अगर आप क्रैकडाउन कर रहे हैं, तो ये उन जड़ों को खोखला नहीं कर रहा है? बिल्कुल, बहुत जबरदस्त तरीके से खोखला कर रहा है। और यही नहीं, उसमें तो कितने सारे फैकल्टी मेंबर, महिलाएं, उनको पुलिस ने बहुत ही रफली ट्रीट किया। और ये जो अमेरिकन पुलिस है, ये भी खुल के सामने आ गया कि ये तो इसको आईडीएफ ने ट्रेन किया है। जैसे भारत में भी बहुत सारे जो पुलिस की सर्विसेज वो इजराइल पता नहीं क्यों जाते थे, अब क्लियर है कि वो वही टैक्टिक, अभी किसान आंदोलन पे ड्रोन्स यूज हुए इंडिया में, हरियाणा में, वहां पर अमेरिका में एग्जैक्टली जैसे आईडीएफ डील करता है वैसे। एक बात आपको और बता दें, मोसाद वहां पर एक्टिव है, और मोसाद ने जो इस तरह के गुंडे हैं उनको ऑर्गेनाइज करके स्टूडेंट्स के ऊपर छोड़ दिया है। अभी वहां पर यूसीएलए जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस, बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है, दुनिया का सबसे बेहतरीन
इंस्टीट्यूट है, वहां पर इजरायली गुंडों ने वहां पर हमला किया। मैं उनको ज्यूइश नहीं कहूंगा, इजरायली गुंडे जो हैं उन्होंने हमला किया और वहां पर लेकिन छात्रों ने भी जवाबी हमला किया। पुलिस फेल हो गई वहां, हर जगह पुलिस नहीं घुस पा रही है क्योंकि छात्र जो टैक्टिक्स अपना रहे हैं, हम ऐसा लग रहा है कि वो लोग, उनके अंदर कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो फिलिस्तीन रेजिस्टेंस की टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि अभी देखिए जो पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी है कैलिफोर्निया की, हमबोल्ट वहां जगह, उसमें जो लड़ाई हुई पुलिस से, उन लोगों ने पूरा यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के सारे जो उन्होंने ग्लास लगा दिया वो बैन कर दिया। फिर एक छोटा सा उन्होंने एक सकरा रास्ता खोला रखा, जैसे हमास देखिए लड़ता है कि एक जगह फंसाता है वो कैसे आईटी, उसी तरह से अमेरिकन स्टूडेंट्स ने भी एक छोटा रास्ता खाली रखा। वहां से पुलिस आती थी, इधर से ये लोग धक्का देते थे, पुलिस घुस नहीं पाई, पुलिस पीछे हो, और उसके बाद पुलिस ने हथियार डाल दी, एक्चुअली कहा कि हमसे नहीं होगा, नेशनल गार्ड। अब फिलहाल जो सूरत हाल जो गजा की दिखाई दे रही है, आपको क्या लगता है, सीज फायर की कोई उम्मीद आपको नजर आती है? मुझे कोई सीज फायर की उम्मीद नजर नहीं आती, क्योंकि सीज फायर के लिए जो बेसिक शर्त पास ने रखी हैं कि एक इजराइल कमिट करे कि परमानेंट सीज फायर होगा जी। दूसरी बात, डिस्प्लेस जो लोग हैं जो साउथ वो नॉर्थ में वापस जा सकें, और जो तीसरी बात है कि गाजा का रिकंस्ट्रक्शन शुरू हो सके। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इजराइल इसको रिजेक्ट कर रहा है। एक और जो काउंटर प्रपोजल दिया है इजिप्ट ने दिया था, उसके बाद अभी एक और इजराइल ने दिया है कि 40 दिन का सीज फायर करेंगे। पहले कह रहे थे कि बस एक हफ्ते का होगा जैसे पिछली बार होगा, अभी कह रहे हैं 40 दिन का सीज फायर करेंगे। लेकिन हमास कह रहा है हम 40 दिन में होस्टेजेस आपके लौटाएंगे नहीं, क्योंकि आप पहले कमिट करिए कि जो आप सीज फायर परमानेंट करेंगे, उसके बाद आप अपनी फौजों को विड्रॉ करेंगे, तीसरी बात डिस्प्लेस लोगों को आप जाने देंगे साउथ से नॉर्थ, और चौथी बात रिकंस्ट्रक्शन आप गाजा का शुरू करेंगे। ये सारी बातें आप कमिट करिए। फिर ये भी वो अभी नहीं कह रहा है हमास की 2 स्टेट सोल्यूशन पे तुरंत बात करो, नहीं, वो ये कह रहा है कि पहले सीज फायर करो। इसके लिए भी इजराइल तैयार नहीं, क्योंकि इजराइल की हार होगी अगर उसने अभी होस्टेज डील मान ली, तो नेतन्याहू को जाना पड़ेगा। आप देखिए वहां पर रेजिग्नेशन शुरू हो गए हैं, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ रिजाइन कर चुके हैं, और जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनको वहां लोग रिजाइन कर चुके हैं। आर्मी चीफ जाने वाला, उसने कह दिया है कि मैं 2-3 महीने में चला जाऊंगा, और सभी 7 अक्टूबर के फेलियर की बात करके वहां से रिजाइन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप ही बताइए कि जो अगर यहाँ पर ट्रूस हुआ अभी इस वक्त, और वहां की इजराइल की जनता भी चाहती है ट्रूस, वो तो उसने तो नेतन्याहू के इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं इजराइल में, नेतन्याहू का घर घेरा जा रहा है, वहां के पॉलिटिशियंस का घर घेरा जा रहा है, एकदम सड़क में सीधे सीधे इजरायली पुलिस से वहां के सिटीजन लड़ रहे हैं, क्योंकि होस्टेजेस जो 130 हैं अभी उनके रिश्तेदार, और प्लस जनरल एक जो सेंटिमेंट है, जो इजराइल का विपक्ष है वो चाहता है ट्रूस। ये सारी चीजें हैं। और ट्रंप ने भी, अभी देखिए ट्रंप का बड़ा इम्पोर्टेंट उसका एक और बयान आया जिसमें उसने कहा कि नेतन्याहू के अलावा बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस हैं इजराइल में। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ये नेतन्याहू मान लेता है कि ये जो हमास और सीज फायर और ये सारी चीजें, तो वो तो चला जाएगा, उसको जाना पड़ेगा। नहीं मानता है तब भी जाना पड़ेगा। अमरीश जी, एक मेरा आपसे आखिरी सवाल है, वो ये है कि अगर हम इसके एक सॉल्यूशन की बात करें, 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि वाकई में 2 स्टेट सॉल्यूशन है? और अगर इंडिया का स्टैंड अगर हम देखें आज, जैसे इंडिया के जो यूएन रिप्रेजेंटेटिव ने भी ये कहा कि वो जो 2 स्टेट सॉल्यूशन की हिमायत करते हैं, तो इस डेवलपमेंट को आप किस तरह देख रहे हैं? नहीं, इंडिया तो देखिए 2 स्टेट सॉल्यूशन हमेशा से हिमायत करता था। नरेंद्र मोदी की बेंजामिन नेतन्याहू से व्यक्तिगत दोस्ती के बावजूद इंडिया इस स्टैंड से चेंज अपने को नहीं कर पाया जी। बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया। जो अभी फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर हैं, वो उन्हीं को देखिए बनाना पड़ा, जो थोड़ा मतलब जेएनयू से आते हैं और सारी चीजें। और 2 स्टेट सोल्यूशन, इंडिया अभी भी फिलिस्तीन के साथ है पूरी तरह से। ये बात ऑफिशियली ये यूएन की वोटिंग में भी आपको देखने को जी। तो अब 2 स्टेट सोल्यूशन दुनिया में धीरे धीरे एक मान होता जा रहा है। देखिए 193 कंट्रीज जो यूएनओ में हैं, उनमें से 149 के करीब वो पैलेस्टाइन को एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट रिकॉग्नाइज कर चुकी हैं। अभी एक रेजोल्यूशन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आया था कि फुल स्टेटहुड पैलेस्टाइन को, क्योंकि अभी ऑब्जर्वर स्टेटस है उसकी यूएन में,
तो फुल स्टेटहुड क्यों ना दे दिया जाए। राइट। तो उस पे अमेरिका ने उसको वीटो कर दिया। लेकिन कब तक अमेरिका वीटो करेगा? अमेरिका कब तक वीटो करेगा? अभी एक रेजोल्यूशन इसके पहले जो आया था उसमें अमेरिका को एब्सटेन करना पड़ा। तो ये देखिए ये तो वो है, और इसको तो अमेरिका भी मानता है टू स्टेट सोल्यूशन। केवल नेतन्याहू है जो इसका विरोध कर रहे हैं। विपक्ष इजराइल का वो टू स्टेट सोल्यूशन मानता है। और हमास क्योंकि हमास ने शुरुआत की थी वन स्टेट से कि भाई एक राज्य होना चाहिए जहां जूस और अरब्स को इक्वल राइट्स हो और जेरूसलम जिसका कैपिटल हो। लेकिन हमास ने भी ये बात कह दी है कि हम टू स्टेट सोल्यूशन से हम शुरुआत कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। यहाँ तक कह दिया है कि अगर कोई इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट बनता है इजराइल के बगल में, तो हमारी जो आर्म्ड विंग है, हमारी जो अल कसम ब्रिगेड्स हैं, वो पैलेस्टीनियन फौज जो बनेगी वो उसमें मर्ज कर जाएगी। तो इसीलिए ये नेतन्याहू की अकेले की लाइन है कि नहीं, इस समय कोई बात टू स्टेट सोल्यूशन की नहीं, इस समय केवल एक बात कि हमास को खत्म करो और जितने सिविलियंस को मारना है मारो। जी अमरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, अपने इंसाइट देने के लिए, बियॉन्ड बॉर्डर्स में अपनी बात रखने के लिए। तो गज़ा और इसराइल के साथ जंग अभी भी जारी है, 200 से ज़्यादा दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी सीज़ फायर की कुछ सिचुएशन नज़र नहीं आती है। इसी के साथ ही आज का बुलेटिन इख्तिताम पजीर होता है। इजाज़त दीजिए, आदाब।